अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और न्यूटन ने कैसे ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिड्यूस किया और कैसे उसने सोचा। हमने वहाँ पे ये बताया था कि जब न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था तो उसने देखा था कि जो एप्पल है इट एक्सेलरेट्स, एप्पल एक्सेलरेट हो रहा है। So this acceleration was later on he found that this acceleration was due to the gravity of Earth. यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे जो है एप्पल, तो एप्पल यहाँ पे फॉल कर रहा था ग्राउंड पे। ओके, एंड दिस एप्पल वाज एक्सेलरेटिंग, ये एप्पल एक्सेलरेट हो रहा था। सो रिमेंबर द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ को याद कीजिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एप्पल एक्सेलरेट हो रहा है, एप्पल इसको जो है खींच रहा है, एक्ट कर रहा है, तो अर्थ भी एक्ट होनी चाहिए ड्यू टू दिस एप्पल की वजह से, या अर्थ भी एक्सेलरेट होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में कहीं पे भी हो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटी every object in the universe attracts the second object। ये हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी बताता है। तो अगर अर्थ दिस अट्रैक्ट कर रही है तो अर्थ को एप्पल अट्रैक्ट क्यों नहीं करेगी, या अर्थ एक्सेलरेट क्यों नहीं होगी अगर एप्पल एक्सेलरेट हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो रिमेंबर द सेकंड लॉ को आप याद कीजिए, F इज इक्वल टू एम ए। ये हमारी सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई एम। A इज F डिवाइडेड बाई एम। एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा। यही वजह है क्योंकि इसका मास एज कंपेयर टू द अर्थ बहुत ही कम है, लेकिन एप्पल का मास बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये एक्सेलरेट हो रही है। और अर्थ का जो मास है वो एप्पल के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा है, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब डिवाइड में मास आएगा, तो जब अर्थ का मास आएगा तो एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होगी, एक्सेलरेशन बहुत कम होगी जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि हम ये एक्सेलरेशन महसूस ही नहीं करेंगे। ओके, वी कैन नॉट फील दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू द लार्ज मास ऑफ अर्थ। तो यही वजह है हमें अर्थ जो है एक्सेलरेट करती नहीं महसूस होती। तो दिस इज़ द कॉज। ओके, तो ये हमें सेकंड लॉ से ही हमें ये पता चलता है कि वाई दिस अर्थ डज नॉट एक्सेलरेट। सो लेट्स स्टडी नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल इसीलिए क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल है। ओके, यूनिवर्स में आप जहाँ पे भी जाओ ये ग्रेविटेशन लॉ जो है एप्लीकेबल है। दिस विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स बिकॉज इट वॉज गिवन बाय न्यूटन, तो क्रेडिट जो है न्यूटन को जाता है, इसीलिए हम इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। सो व्हाट डज इट से? According to the Newton's law of gravitation, it says every particle in the universe attracts every other particle। ठीक है ना, जो भी पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स में देखोगे, या जो भी पार्टिकल है यूनिवर्स में या ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट और अट्रैक्ट द अदर पार्टिकल। हर कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, किस फोर्स अट्रैक्ट करता है? विद ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनका जो मास होगा उनको आप प्रोडक्ट करो, आपस में आप मल्टीप्लाई करो, सो दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा उनके दरमियान। एंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंड यहाँ पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस, दो पार्टिकल के दरमियान जितना मैस होगा उनके प्रोडक्ट का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली का मतलब ये है कि ये घट जाएगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जितनी जो है डिस्टेंस होगी, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उनके दरमियान उतना फोर्स कम होगा। एंड दैट फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, हम इसको अभी मैथमेटिकली भी लिखेंगे, तब आपको जो है ज़्यादा जो है क्लियर होगा। And this acts along the line joining the center of the two particle. For example, यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है। This force acts along the line joining the two particle. ये जो फोर्स है ये ऐसे एक्ट करता है, यानी कि along the line joining the two particle. अगर आप यहाँ पे इन दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली ये इस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं ज्वाइन होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा, ठीक है ना। तो जब आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, एंड दीज फोर्स आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। इनको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं फिजिक्स में, जो एक्ट करते हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है। सो इफ पार्टिकल 1 इज अट्रैक्टेड बाय पार्टिकल 2 विद ए फोर्स F1, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल 1 को पार्टिकल 2 अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स F1 से। ओके, देन द पार्टिकल 2 इज पुल्ड बाय पार्टिकल 1 विद ए फोर्स F2। तो पार्टिकल 2 जो है पार्टिकल 1 को F2 से अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, एंड ये जो दोनों फोर्स हैं ये दीज आर along this line joining these two particles. So according to Newton's third law of motion, Newton's third law of motion क्या कहता है कि F1 और F2 ये दोनों जो हैं एक पेयर बनाएंगे, पेयर ऑफ फोर्सेस। दे फॉर्म ए पेयर ऑफ फोर्सेस। पेयर ऑफ फोर्सेस मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये किसके बराबर होगा? विल बी इक्वल टू माइनस F2 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि दिस particle 1 and particle 2 form a pair of forces, and these pair of forces are equal in magnitude and opposite in direction. ये magnitude में equal होंगे लेकिन opposite direction में होंगे। okay, if this is F1, this will be minus F2, so F1 is equal to minus F2. okay, so let's consider the two particles. If this is particle 1 having mass m1, okay, and this is particle 2 having mass m2. okay, let this be particle A and this be particle B. Let this is particle A and this is particle B. So its mass is F1 and then here its mass m2, sorry m1, and this is m2. Lying at a distance of r, so let this distance is r. okay, so this distance between them is r, so this is r distance. okay, and the distance is measured from the center of this particle. तो इस सेंटर से मैंने ये डिस्टेंस जो है मेजर की है, इस सेंटर पार्टिकल सेंटर ऑफ दिस पार्टिकल. सो दिस इज डिस्टेंस r. okay, separated by distance r from each other. So let the force of attraction between these two particles be F. तो यहाँ पे force of attraction let that be F. okay, तो यहाँ पे force जो है force of attraction is F. okay, and तो according to law of gravitation क्या कहता है कि force जो है force of attraction will be directly proportional to the product of their masses. ठीक है ना, according to the law of gravitation जो हमने अभी पढ़ा कि force is directly proportional to the product of their masses. उनकी force is directly proportional to m1 multiplied by m2.
And second one is force is directly inversely proportional to the square of their distance, जो हमने अभी पढ़ा कि force is inversely proportional to the square of their distance, यानी कि मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं force is inversely proportional to the square of their distance, r square. Okay, 1 divided by r square. So this is the Newton's law of gravity. F is directly proportional to m1 m2. m1 m2 का मतलब ये है कि product of their masses of the two objects, and force is directly inversely proportional to the square of their distance. तो जितनी यहाँ पे distance बढ़ जाएगी उसका आप स्क्वायर करो तो उस हिसाब से फोर्स भी घट जाएगा. ओके तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लॉ आता है. सो द लॉ बिकम्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ओके और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं, ओके तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है. ओके F इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटा रहा हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा विच इज़ G. दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ओके G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सो दिस इज द लॉ ऑफ gravity. m1 m2 G is F is equal to G m1 m2 divided by r square, and where G is constant and this constant is known as universal gravitational constant. So this is G is equal to universal gravitational constant. Okay, so this is universal gravitational constant and this G has this value. Okay, G का एक value है, G is equal 6.67 multiplied by 10 raised power minus 11 Newton. This is Newton meter square per kg square. Okay, so this it's unit, ये इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये जो G है हम इसको इसलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि G का वैल्यू हर जगह सेम है. ओके तो G को आप हमेशा ये पुट करना है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये जो G है दिस इज दिस इसका जो है वैल्यू है और ये वैल्यू हर जगह सेम होगा. So this value of G does not depend on the medium between the two particles. ये medium पे depend नहीं करेगा and the mass of the body or the distance between them, ना ये mass पे depend करेगा ना ये distance between them depend करेगा. Its value remains the same throughout the universe. जहाँ पे भी आप universe पे जाओ G इतना ही होगा 6.67 × 10⁻11. तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना मीडियम पे डिपेंड करता है, ना स्पेस पे डिपेंड करता है, ना डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. इसका वैल्यू हमेशा यही रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द यूनिवर्स. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हैज़ बीन called the universal law of gravitation because it is applicable to all the bodies having mass, whether they are big, small, terrestrial or celestial. Also the force of gravitation exists everywhere in the universe. तो force of gravity हर जगह एग्जिस्ट करता है और ये जो लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी ये हर जगह एप्लीकेबल है. जहाँ पे भी आप जाओ, चाहे आप पानी में जाओ, चाहे आप एयर में जाओ, चाहे आप वैक्यूम में जाओ, जहाँ पे भी जाओ आप, चाहे आप जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ पे जाओ, चाहे आप टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ पे जाओ, तो ये ग्रेविटी हर जगह एप्लीकेबल है. यानी कि हर ऑब्जेक्ट जो है आपस में अट्रैक्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो मार्कर्स हैं तो ये भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है ना, ये भी आपस में अट्रैक्ट करते हैं. जिस हम यहाँ पे इस अट्रैक्शन को महसूस तो नहीं कर रहे हैं लेकिन ये अट्रैक्शन जो है इनके दरमियान हो रही है. सो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी.
सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स यूनिट। इसका यूनिट क्या है? तो ये जो लॉ है ये आपको जो है टिप ऑफ द टंग याद होनी चाहिए। तो दिस लॉ सेज F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और M1 M2 क्या है? दिस इज वन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। सो इसको हम यहाँ पे दिस G का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना? G का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए G को हम आराम से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू G ये हम यहाँ पे रखते हैं और F यहाँ पे है एंड R स्क्वायर यहाँ पे आया एंड M1 M2 जो है ये डिवाइड में आ गए। सो यहाँ पे हम आराम से निकाल सकते हैं। F का जो यूनिट है दैट्स न्यूटन और R का जो यूनिट है R इज डिस्टेंस, सो दिस इज इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय इसका भी kg और इसका भी kg, तो ये kg स्क्वायर हो गया, kg स्क्वायर। सो इट्स यूनिट बिकम्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है ना? ये इसका यूनिट है G का। तो G का यूनिट हम भी लिखा कि G का यूनिट जो है G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एंड दिस वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश ने ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया। अगर मेरे पास दो मास हैं, दिस इज मास M1 and this is mass M2, mass M1 and mass M2। तो अगर ये भी 1 kg है and this is also 1 kg, ये भी 1 kg है and ये भी 1 kg है and इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज़ 1 मीटर, यानी कि यूनिट मास है ऑब्जेक्ट A का एंड ऑब्जेक्ट B का भी यूनिट मास है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी यूनिट डिस्टेंस है। सो व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे M1 भी 1 है, M2 भी 1 है और R भी 1 है, तो ये क्या हुआ? दिस विल बी इक्वल टू विच इम्प्लाइज F इज इक्वल टू G। F किसके बराबर है? G के बराबर। इनकी फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर है। कब? जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास यूनिटी है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है यूनिट डिस्टेंस है, 1 मीटर है और इसका भी जो मास है 1 kg है, इसका मास 1 kg है। सो F इज इक्वल टू G। दिस मीन्स दैट 4 जो है ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन होगा, ठीक है? तो ये G के बराबर है। सो द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which exists between the two particles of unit masses kept at a distance of unit distance from each other. So F will be equal to the G if अगर हम ये यूनिट डिस्टेंस पे रखते हैं और इन दोनों का मास जो है यूनिट है।